मुश्किलों से भाग जाना आसान नहीं होता, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान नहीं होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान नहीं होता, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान नहीं होता। डरने वालों को मिलता कुछ नहीं ज़िंदगी में, लड़ने वालों को कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों को कदमों में जहान होता है। इसी बात के साथ जेके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं मित्र? हमें विश्वास है कि आप ठीक होंगे। मित्र, आज हम आपके साथ हिंदी वर्णमाला का प्रशिक्षण करवाने चल रहे हैं, जो कि उसमें 30 क्वेश्चन की सीरीज हमारी चलेगी, जिसमें से वह क्वेश्चन आपको सामने दिया जाएगा जिसमें हर परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे गए हों, और ये प्रश्न जो है कहीं बाहर से नहीं आएंगे। इससे बाहर प्रश्न आपको नहीं पूछे जाएंगे। आप विश्वास करिए, जब आप पेपर देंगे तो कहेंगे हूबहू प्रश्न यही मिला हुआ था। आइए आपको पहले दिखा देते हैं 30 क्वेश्चन क्या है। देख सकते हैं आप। बीच बीच आपको मोटिवेट भी किया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा 30 क्वेश्चन सीरीज चलेगी। वर्णमाला से लगभग आपको 400 क्वेश्चन कराए जाएंगे। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड स्त्रीलिंग नहीं है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड स्त्रीलिंग नहीं है? पहला ऑप्शन ई, दूसरा ऑप्शन री, तीसरा ऑप्शन ई, चौथा ऑप्शन ऊ जो है यही हमारा स्त्रीलिंग नहीं है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, जहाँ पे व्याख्या रहेगी वहाँ व्याख्या भी कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। आप देख सकते हैं क्या कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित व्यंजनों में से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। याद करिए, जब हमने वर्णमाला की क्लास में पढ़ाया था, क्या बताया था? कंठ की बात किया था, ठीक है। फिर हमने बात किया था तालु की। ये कंठ हमारा गड़बड़ लिख दिया गया था। देखिए, हम बात करते हैं, कंठ की बात किया था। फिर हमने बात किया था तालु की। किसकी? तालु की बात किया था। जैसे कि हमने कंठ में बताया था का वर्ग, और तालु में बताया था चा वर्ग। अब चा वर्ग के अंतर्गत चा, छा, जा, झा, यहाँ तक जो वर्ड आएंगे ये हमारे तालु के अंतर्गत होंगे। क्लियर? अब देखते हैं, पहला ऑप्शन हमारा का है, ये तो कंठ वर्ग हो गया। फिर देखिए, दूसरा ऑप्शन ढा है, चौथा माँ है, और तीसरा हमारा छा है, जो कि चा, छा, जा, झा के अंतर्गत है। इससे ये क्लियर होता है कि ये हमारा उच्चारण जो होता है तालु से होता है, जो ओ अक्षर वह वर्ड छा है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लुंठित ध्वनि है। क्या लुंठित ध्वनि है? लुंठित ध्वनि हमारी रा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, इसमें दिया गया है कि ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्प प्राण अघोष वर्ण कौन सा है। मैंने जो बात किया था, देखेंगे, मैं ट्रिक के माध्यम से बताया था कि महाप्राण का बताया था 24 घंटा संघर्ष कीजिए, शाखा साहा, इस तरह से बताया था, जो कि इसमें हमारा होगा। क्या क्वेश्चन में दिया गया है कि इसमें हमारा होगा ए, पा जो है पासाई होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। देखिए, इसको अच्छे से समझिएगा। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही विराम चिन्ह के युक्त वाक्यों को चुनाव कीजिए। पहला है, क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं। दूसरा है, सुनो सुनो वह गा रही है। तीसरा है, राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न पधारे हैं। राम नरेश गोबर गणेश हैं। जो कि इसमें से हमारा सही ऑप्शन होगा बी वाला, सुनो सुनो वह गा रही है। ठीक, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, इसमें कहा है कि किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह उपयोग करते हैं। क्या? देखिए, हमने कह रहा है कि जैसे कोई वैज्ञानिक, कोई महान व्यक्तित्व जो अपना कंसेप्ट देते हैं, अपना कथन देते हैं, उनके द्वारा जो कही जाती है, तो वहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है। तो वहाँ पे जो है पहला ऑप्शन जो है सही है, उदाहरण विराम चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जैसे
एग्जाम्पल के तौर पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पीता है वही दहाड़ता है। अब इसको जो है जो कामा लगाते हैं, कौन सा कामा लगाते हैं, मतलब कौन सा विराम चिन्ह लगाते हैं, इसी विराम चिन्ह के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, जैसे कि है कि उच्चारण की दृष्टि से वाह क्या है। वाह देखो, पहला है ओष्ठ, दूसरा है कंठतालु, तीसरा है दंतोष्ठ, चौथा है कंठोष्ठ, जो कि हमारा सही ऑप्शन होगा दंतोष्ठ। मैंने सब स्टेप बाय स्टेप सरल से सरल विधि में मैंने वीडियो जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो उसमें पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। हंस पद विराम चिन्ह कौन सा है, तो हंस पद विराम चिन्ह जो होता है ये डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ए के उच्चारण में खाली स्थान और फिर खाली स्थान की सहायता ली जाती है, यानी कि ए के उच्चारण में किसकी सहायता ली जाती है। देखिए इसमें जो सहायता ली जाती है कंठ और तालु की सहायता ली जाती है। ठीक, आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह, ये देखो कोष्टक में जो चिन्ह दिया है का नाम क्या है। ये जो हमारा है अर्धविराम है। इस विराम के मैंने ऊपर बात किया था, ये हमारा क्या है अर्धविराम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। देखिए सारे क्वेश्चन जो है हाई लेवल कंपटीशन लेवल पूछे गए हैं, यानी कि इससे बाहर प्रश्न आपको नहीं पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन है कि वर्णमाला में कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। क्या है, अभी देखिए बात हुआ था स्त्रीलिंग का, अब पुल्लिंग की बात कर दिया है कि कौन सा पुल्लिंग नहीं है, यानी कि पुल्लिंग ये भी है, ये भी है, ये भी है, बट ये जो हमारा पुल्लिंग नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जिसे कह रहे हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। हमने बताया था स्वर किसे कहते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं वो स्वर होते हैं, जो किसी की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। किसी की क्या, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं, जो खुद से उत्पन्न होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं वो स्वर कहलाते हैं। तो इसमें दिया जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा लग रहा तो शेयर कर दीजिएगा। आइए देखिए बात करते हैं, जैसे कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें जो मोटिवेशन भी ज़रूरी है। कहते हैं कि उदास ना हो बीते हुए कल के लिए, उदास ना हो बीते हुए कल के लिए, सवाल होते हैं बस हल के लिए। हर कोई ठहर नहीं सकता उन हालातों में, हर कोई ठहर नहीं सकता उन हालातों में, तेरी किस्मत की चाबी है तेरे हाथों में। यानी कि आप जैसा चाहेंगे वैसा कर सकते हैं, उसके पीछे आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको अपने मन इच्छा जो आपकी सफलता हासिल होगी। आइए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं। देखिए रिपीट क्वेश्चन हो गया है, ये उसे भी हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखिए, हम बताए थे संयुक्ताक्षर, यानी कि संयुक्ताक्षर जो छ त्रंग ज्ञा स्रा 4 होते हैं, कौन किन किन अक्षरों से मिलकर बने होते हैं, तो मैं उसका सही क्रम बताया था। आप मेरे वीडियो में देखेंगे मैं सही क्रम बताया था, उस सही क्रम के अनुसार आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें पूछा है दा प्लस आ। देखिए दा के नीचे लगा है हलंत, हलंत का मतलब हो गया कि ये दा क्या है, आधा अक्षर है। क्लियर, दा पर आ, फिर का में भी आधा अक्षर है, फिर सा, फिर आ। कह रहा है कि इसके बराबर क्या होगा, जब आप इसे मिलाएंगे तो हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा दक्ष। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ढा वर्ण का उच्चारण स्थान खाली स्थान वर्ग है, यानी कि जो ढा है देखिए टा ठा डा ढा फिर आड़ा, ये देख लीजिए आप। इसमें कह रहा है कि टा वर्ग जो है वो टा वर्ग में ढा इसकी बात कर रहा है, ये किस स्थान पे है, तो 1 2 3 4 चौथे स्थान पे। तो टा देखो, अब आप आते हैं ऑप्शन पे, पहला है टा, टा वर्ग चौथा स्थान, टा वर्ग दूसरा स्थान, ता वर्ग चौथा स्थान, टा वर्ग तीसरा स्थान, जो कि हमने बताया 1 2 3 4, यानी कि चौथा स्थान पहला हमारा सही होगा
ए वाला। ठीक, आगे हम बात करते हैं। देखिए लिखा है कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हिंदी में हास्य स्वरों की संख्या कितनी होती है? याद रखिए हमने बताया था हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, फिर प्लुप्त स्वर, सारी चीज़ें बात किए थे, जिसमें से बताया था कि हास्य स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक, ये देखिए हमने बात किया, चौथा ऑप्शन सही है, 4 होती है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख रहे हैं। अब देखिए ऐसी कौन सी 2 मात्राएं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं होता है? आप स्टार्टिंग में जैसे मैंने वर्णमाला बताया था कि जो ये है अयोगवाह, अयोगवाह का मतलब हो ना तो स्वर होता है ना तो व्यंजन होता है। ठीक, ना तो स्वर होता ना तो व्यंजन होता है, इसीलिए कह रहा है कि जिसका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है वो क्या है? अंग आह। ठीक, आगे हम बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे कि हम बात करते हैं कि उच्चारण की दृष्टि से संबल, क्या संबल ध्वनि कौन सा वर्गीकरण है? अब देखिए एक यहाँ पे ट्रिक बताएंगे। इस तरह से वर्ड आए, देखिए पहला है संयुक्ताक्षर ध्वनि, दूसरा द्वित्व ध्वनि, तीसरा युग्मक ध्वनि, चौथा है संपिक्त ध्वनि। देखो संबल में कैसे लिखा? सा आधा माँ। अब इसमें भी देखो किस ऑप्शन में सा आधा माँ है? चौथे वाले ऑप्शन में सा आधा माँ है, यानी संपिक्त ध्वनि, इसमें ये सही होगा। नेक्स्ट आते हैं। देखिए हमारा 19 क्वेश्चन है कि किस वर्ण के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? यानी कि हम इसमें से जो दिए गए ऑप्शन हम किसको जब पढ़ते हैं तो दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। जैसे मैंने बताया था प्लुप्त स्वर कि किसी को आवाज़ दे करके बुलाना, ओम, इस तरह करके बुलाना, तो इस तरह से क्या होता है? देखो इसमें हमारा सही होगा प्लुप्त स्वर। क्या होगा? प्लुप्त स्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। जैसे कि पूछा कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? कितना? स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हमने आपसे बात किया था कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 25 सही है। ठीक, आगे हम बात करते हैं। जैसे बोला है कि ए का उच्चारण स्थान क्या होगा? क्या है? ए का उच्चारण स्थान क्या होगा? अभी ए के बारे में हमने बात किया था। क्या किया था? अभी ए के बारे में हमने बात किया था। अभी देखिए बात किया था ना, इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा कंठ तालु। क्या होगा? कंठ तालु से हम ए और ए को उच्चारण में बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए कह रहा है कि हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? याद करिए जब मैंने बताया था वर्णमाला में किस अक्षर के बाद कौन सा अक्षर आया था, मैंने का से लेकर के माँ तक लिख करके, आप हमारी थ्योरी की क्लास में जाइए, का से लेकर के माँ तक सारी चीज़ें बताया था। जैसे कि उसमें छत्र के बाद क्या आता है, किसके बाद क्या आता है, तो इसमें हमारा देखिए कह रहा है, प्रश्न पीछे पढ़िए कि हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है, यानी कि का के बाद हमारा छत्र दिखाई देता। ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे कह रहा है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं? देखिए मैंने बताया था भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है। ठीक है, इसमें देखिए हमारा ऑप्शन सही होगा बी सही है। ठीक, आगे हम बात करते हैं। देखिए हम बात करते हैं कि निम्न में से दंत वर्ण कौन सा है? कौन सा दंत वर्ण कौन सा है? तो हमारा सा जो है ये दंत वर्ण है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जो चीज़ कंस्टिट्यूएबल है, जो चीज़ एकदम है तो है, उस पर कोई व्याख्या नहीं है। अब व्याख्या में थ्योरी में आप जाकर पढ़िए मेरी क्लास में, आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, आइए निम्नलिखित में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? कौन सा अनुनासिक वर्ण कौन सा है? इसमें माँ है। जैसे हमारा हो गया अंगा, इया, आड़ा, ना, माँ, ये सब क्या है? अनुनासिक वर्ण है। अनुनासिक मतलब जो नाक से बोला जाए। आप इनको बोलिए नाक पकड़ करके या इस तरह से बोलेंगे तो नाक में कंपन दिखाई देगा। इससे यह मालूम होता है कि हमारे अनुनासिक वर्ण हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, 25
आइए हम नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि निम्न में से क्या, निम्न में कौन सा वर्ण घोष है। अब घोष क्या है, याद करिए, मैंने घोष अघोष सारी चीज़ें बताया था। जैसे बताया था जो होता है अघोष, अघोष का ट्रिक बताया था 12 सा, उसका ट्रिक आप देखेंगे हमारे थ्योरी की क्लासेस में। और इसके छोड़ करके 12 सा छोड़ करके बाकी जो बचते हैं वो हमारे घोष होते हैं। ठीक है, हम देखते हैं इसमें हमारा कौन सा होगा। देखिए इसमें हमारा होगा, पहला है गा, जो गा है ये हमारा घोष वर्ण होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। अब देखिए वही चीज़ रिपीट किया एक बार। क्या कह रहा है कि जैसे ला और सा का उच्चारण स्थान किस वर्ण से होता, किसका, ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है, किस वर्ण से होता है, इससे होता है दंत से होता। अभी इसके पहले बात हुआ है ना दंत के बारे में, दंत से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि निम्न इनमें कौन सी देवनागरी की वर्णध्वनि नहीं है। मतलब देवनागरी की वर्णध्वनि नहीं है, कौन सी, कंठ के बारे में आप जाना होगा, दंतोष्ठ के बारे में जाना होगा, मूर्धा के बारे में। क्या ये भी कभी सुना था आपने, नहीं। ये ग्रीवा ध्वनि क्या है ये तो पता ही नहीं है, तो मतलब यही हमारा सही है जो नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। जैसे कि ये हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि कह रहा है निम्न किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है। क्या है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है। इसके पहले मैंने बताया कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। कंठ में का वर्ग, कंठ तालु, तालु में चा वर्ग, कंठ तालु मूर्धा, इस तरह से। लेकिन हमारी बात किस पे किया गया, तालव्य में। कंठ तालु, तालु मतलब तालव्य, यानी कि चा छा जा झा वाला। यानी देखिए झा इसमें दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हुआ। ठीक, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसी लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कह रहा है कि जिन ध्वनियों की गणना ना तो स्वर की जाती है ना ही व्यंजन में की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं। हमने भी इसका बताया ना, बात किया पहले, जो ना स्वर में बात किया जाए, ना स्वर कहलाए, ना व्यंजन कहलाए, तो क्या कहलाता है, वह अयोगवाह कहलाता है। क्या, अयोगवाह कहलाता है। ठीक है, हमने बात किया 30 क्वेश्चन पे। और वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्त आप विश्वास रखिए कि आप इसको कर देंगे और पेपर में जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा हूबहू यहीं से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इसी बात से अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है 30 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।